चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है एलसी ऑक्सीलेशन। तो एलसी ऑक्सीलेशन क्या है और इसमें एक्चुअली में क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो एल इंडक्टर हो गया और सी कैपेसिटर हो गया। तो ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर हो वो एलसी सर्किट हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली में चार्ज का और करंट का ऑसिलेशन होगा, ठीक है। वो घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ऑसिलेशन हो रहा था, इसीलिए इसका नाम एलसी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। चलिए, तो पहला पॉइंट, हेयर देयर इज एन circuit in which capacitor and inductor is connected, ठीक है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस C और इसका L। चलिए, तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें लगा हुआ है देयरफॉर कैपेसिटर कनेक्टेड, ठीक है। कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टर with self inductance value L is connected। बात समझ में आ रहा है। So the name LC came into existence। अब इसमें होता क्या है, here the capacitor which is fully charged with charge QM is connected to inductor, and so the current I come into existence, ठीक है। The value of current I and charge Q is changing or oscillating all the time. So the word AC oscillation came into existence. So the AC oscillation name is given, ठीक है। तो AC oscillation समझ में आ रहा है, जिसमें चार्ज और करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। लिखते हैं इसमें, the moment the capacitor is connected, the charge QM on the capacitor starts decreasing and increasing the current in the सर्किट, ठीक है। और सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं
let at time t charge on capacitor is q and current is I। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ Q बाई C माइनस L di बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां लिखेंगे हेयर Q I जो होगा इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज चार्ज is decreasing when current is increasing। ठीक है, तो इसीलिए I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो गया आपका। ये नेगेटिव है आपका, जितना तेजी में चार्ज आपका क्या होगा कि फ्लो करेगा, तो उतना ही तेजी में आपका क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी के जगह पे हम लोग लिख देंगे, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये L है ना आपका इज इक्वल टू 0, यहां तक तो आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एल सी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा फाइनली इक्वेशन आ गया। ठीक है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। मेरे पास फाइनली इक्वेशन है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका, मतलब ऐसा है। तो ये इस टाइप का इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन सिमिलर टू ये इक्वेशन विच इज simple harmonic motion equation। Here omega square omega is equal to 1 by root LC। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा 1 by root LC। ठीक है, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी आया है, और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे आफ्टर सॉल्यूशन द इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा फाइनली इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, चाहे साइन में रहे चाहे कॉस में रहे उसको सिनुसॉइडल ही इक्वेशन कहेंगे। तो कॉस को क्योंकि हम साइन में बदल सकते हैं ना, तो इसीलिए सिनुसॉइडल ही इक्वेशन रहेगा। तो ये सिनुसॉइडल इक्वेशन आ गया, जिसमें चार्ज जो आपका है ये क्यू चार्ज किस पे, कैपेसिटर पे। ये क्यू चार्ज क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, घट रहा है ये धीरे धीरे कैपेसिटर प्लेट पे, और फिर कहां जाते जा रहा है आपका इंडक्टर वाले में जाते जा रहा है, और फिर इंडक्टर से फिर कहां आएगा वो कैपेसिटर पे आएगा। तो ये ऑसिलेट करता रहेगा चार्ज। ठीक है,
तो Q जो है आपका जो चार्ज वो ऑसिलेट कर रहा है और उसका इक्वेशन फाइनली आपका यहां पे आ गया। इसके सॉल्यूशन से मेरा यही निकला। और इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। L इंडक्टर वाला और C कैपेसिटर का, वो डाल देंगे तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, उसका ऑसिलेशन का वैल्यू निकल गया मेरा, ओमेगा नॉट का वैल्यू। ठीक है, तो ये फाइनली आपका इक्वेशन आ जाता है यहां तक। चलिए इसको उतारिए पहले। चलिए अब ये तो आ गया मेरे पास। अब फाई का वैल्यू हमको निकालने का है, फॉर वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, अब देखिए इसमें फाई का जो वैल्यू निकालना है, तो हमको पता है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब कैपेसिटर पूरा चार्ज था। तो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना था, QM था, मैक्सिमम चार्ज था। t बराबर 0 पे Q का वैल्यू क्या था, QM था। कहां था, कैपेसिटर पे। एट t बराबर 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज QM। सो QM बराबर QM cos 0 प्लस फाई, यानी कि cos फाई का वैल्यू 1, यानी कि फाई का वैल्यू 0। ठीक है, तो मेरा फाइनली इक्वेशन हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव इक्वेशन Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा नॉट t। ये मेरा चार्ज का फाइनली इक्वेशन आ गया। ठीक है, फाई का वैल्यू हट गया, इसमें फाई का वैल्यू 0 होने के कारण ये हट गया। तो टोटल चार्ज Q का वैल्यू आ गया। हमको I भी निकालना है, चार्ज और I दोनों ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको I भी इसी से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए निकाला जाए। फॉर वैल्यू ऑफ करंट I निकालने के लिए मेरे पास क्या है, वी नो I इज इक्वल टू माइनस dQ/dt, ये तो पता ही है हमको। तो हम लोग करते हैं इधर I इज इक्वल टू क्या है, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या है, QM cos ओमेगा नॉट t। ठीक है, इसको उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा dQ/dt कर देंगे। अच्छा QM तो कांस्टेंट है, तो QM बाहर निकल जाएगा, d cos ओमेगा नॉट t बाई dt। हाँ, ये हो गया ना, तो ये dQ/dt और इसको QM, और ये d cos ओमेगा नॉट t बाई dt क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा नॉट t, और ओमेगा नॉट बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस QM ओमेगा नॉट माइनस साइन ओमेगा नॉट। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं, हम माइनस पहले से बाहर निकाला हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, ये साइन ओमेगा नॉट सिर्फ हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया dQ/dt। लेकिन dQ/dt करंट नहीं ना है, माइनस ना उसका है, तो माइनस dQ/dt कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, QM ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t। ठीक है, ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, IM साइन ओमेगा नॉट t, वेयर IM इज इक्वल टू QM ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको भी लिखिए। तो I का भी इक्वेशन ले आए, जैसे Q का लाया ना सिनुसॉइडल फॉर्म में, I का भी ले आया सिनुसॉइडल में। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन लिखिए। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा नॉट t, वेयर IM इज इक्वल टू क्या है, QM ओमेगा नॉट। नाउ we will see how this oscillation of charge and current in the circuit is taking place। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये कैपेसिटर में जो आपका जो चार्ज होगा
उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और इसमें जो होगा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं द कैपेसिटर इज चार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना तो मैग्नेटिक एनर्जी होगा। एंड इंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी ही है लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी। इनिशियली द कैपेसिटर इज fully charged, so there will be only electrical energy in the circuit. U is equal to 1/2 QM square by C। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। When the inductor is fully charged, then only magnetic energy will be stored in the inductor and is given by UB is equal to 1/2 LIM का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या होगा? चार्ज होगा, अभी डिस्चार्ज जैसे ही करेंगे डिस्चार्ज करना स्टार्ट, तो एनर्जी उसमें जाना स्टार्ट होगा, तो उसका पूरा एनर्जी हो जाएगा। फिर धीरे क्या करेगा? फिर कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो इस तरह से चार्ज और ऑसिलेशन, चार्ज और करंट जो है आपका इसमें ऑसिलेट कर रहा है। किसमें ऑसिलेट कर रहा है? इस एलसी सर्किट में। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग पूरा फिगर बनाएंगे एक और उसको लिखेंगे हम लोग फिगर को। ठीक है, तो ये फिगर पहले आप लोग बना लीजिएगा। हम उतारते हैं पूरा फिगर। ठीक है, फिगर बनाइएगा सब। ये पॉजिटिव प्लेट था और ये नेगेटिव प्लेट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ये एरो बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ये एरो बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। ये एल हो गया। यूई का वैल्यू यहां पे जो हो जाएगा 1/2 QM स्क्वायर बाई सी, यूबी का वैल्यू 0। इसको एक चीज से कंपेयर किया जाता है, स्प्रिंग मास सिस्टम से। इसको थोड़ा फैला कर बनाते हैं। U is equal to 1/2 KA स्क्वायर, K is equal to 0। ये मास हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम से जो कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे बताया जाएगा। पहले फिगर सब बना लिया जाए।
यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव। करंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया आना, जैसा ही कनेक्ट किए करंट आना स्टार्ट हो गया इसमें, और ये आना स्टार्ट हुआ तो ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका साइन बना दिया ऐसा। U is not equal to 0, K is not equal to 0। फिर ऐसा बनाना है, टोटल 5 बनाना है। IN U is equal to 0, अच्छा इसमें लिखे नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। UB is equal to 1/2 L इंटू IM का स्क्वायर। तो ये जो है साइन बना हुआ है, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि ये फुली चार्ज हो गया, ये चार्ज हो रहा है, ये फुली चार्ज अब हो चुका है। ठीक है, इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम, U is equal to 0, K is equal to 1/2 M V मैक्स का स्क्वायर। उसके बाद अब थोड़ा चार्ज बचा हुआ है इसमें, नीचे अब पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव हो गया। डायरेक्शन करंट, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर साइड में हो गया। I ये एक लाइन है, ऐसा ऐसा बनाइएगा लाइन। ये एक डॉटेड लाइन है, इस पे से बनाइएगा, जैसे वो डॉटेड लाइन बना हुआ है। अब ये डॉटेड लाइन के अंदर चला गया। ये U इज नॉट इक्वल टू 0, K इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर साइड में। अब ये क्या है, ये पूरा सटा हुआ। U इज इक्वल टू 1/2 KA स्क्वायर और K इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी डॉटेड लाइन बनाइएगा। देखिए इसमें किया क्या गया है कि कैपेसिटर इंडक्टर को लगाया गया है, और पहले दोनों में कनेक्शन नहीं था, इसको कनेक्शन कर दिया गया यहां पर से। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में इसका जो एनर्जी जो रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, मैग्नेटिक एनर्जी तो 0 रहेगा, क्योंकि इंडक्टर में तो कोई भी एनर्जी नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम चार्ज है QM, तो 1/2 QM²/C लिख दिए, इसका मैक्सिमम एनर्जी हो गया। किसका, कैपेसिटर का हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। U का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 KA² हो गया। ठीक है, क्योंकि U का जो वैल्यू है जो आपका, वो एक्चुअली में क्या है कि इसको स्प्रिंग मास सिस्टम से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो है ना इतना खींचा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें है और काइनेटिक एनर्जी जो स्प्रिंग मास सिस्टम में है, वो एक्चुअली में जब पूरा खींच दिया जाता है स्प्रिंग को, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है उस समय। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² होता है। तो x क्या होता है, उसका लेंथ होता है, जितना खींचा गया है उसको मीन पोजीशन से, तो ये मीन पोजीशन है, उससे इसको खींचा गया है a, जितना मैक्सिमम खिंचा सकता है, तो वो 1/2 KA² हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और उस समय वो स्पीड में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0,
जब इसका स्पीड ही नहीं है, वेलोसिटी ही नहीं है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया उस समय, स्प्रिंग मास सिस्टम से जब कंपेयर करेंगे तब। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है स्प्रिंग मास सिस्टम में। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए होता क्या है, थोड़ी देर बाद जैसे ही कनेक्ट किया जाता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसे है अभी अगर है यहीं पर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका क्या होगा कि अब करंट जाना स्टार्ट होता है, तो ये चार्ज होना स्टार्ट होता है। यानी कि अब जब इसको यहां से छोड़ा जाएगा तो ये अब इधर ही के साइड में आएगा, जब खिंचा गया है पूरा तब इधर ही के साइड में आएगा। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा इस स्प्रिंग मास सिस्टम में। तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी किसका, इंडक्टर का बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और इसका घटना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोनों में अभी भी एनर्जी है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें पूरा एनर्जी चला जाएगा। ठीक है, तो उस समय करंट जो है आई मैक्सिमम करंट होगा इसमें। तो मैक्सिमम करंट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पूरा हो गया, जीरो का, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, और मैग्नेटिक एनर्जी जो होगा कैपेसिटर इसका इंडक्टर का 1/2 LIm² हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें U इज इक्वल टू जीरो है आपका। ठीक है, U क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, जैसे मान लो खींचे ना इसको लंबा यहां तक, तो जैसे ही छोड़िएगा तो इधर आएगा और यहां पर आते आते इसका जो वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा। यहां पे वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो गया तो 1/2 mvx मैक्स स्क्वायर हो गया इसका। जैसे इसमें चार्ज मैक्सिमम था, इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन में स्प्रिंग मास सिस्टम में। ठीक है, ये फुली डिस्चार्ज, ये फुली चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है अब इसमें करंट, अब इधर से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, इसको चार्ज करना स्टार्ट करेगा, तो अभी दोनों में एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये देखिए करंट का जो वैल्यू है, अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जब चार्ज इसमें चला गया तो यहां पे आपका क्या हो गया कि पूरा का पूरा फिर क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। उस समय पूरा का पूरा ये सट जाएगा। ठीक है, सटेगा जैसे ही तो उसमें स्पीड रहेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा 1/2 KA²। ए इधर से भी ए और इधर से भी लेंथ ए, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका ऑसिलेशन करने का स्प्रिंग मास सिस्टम का, तो 1/2 KA² लिख दिए इसका। ठीक है, तो इस चीज को देखिए और इसको उतारिए। तो यहां पे देख रहे हैं चार्ज का वैल्यू जो आपका है कैपेसिटर पे वो बढ़ते जा रहा है, QM से करते करते जीरो आता है और फिर माइनस, इसमें चार्ज क्या आ गया, माइनस हो जाता है, और फिर चार्ज बढ़ते बढ़ते अभी देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है और ये पॉजिटिव अब आ गया यहां नेगेटिव, धीरे धीरे क्या होगा इधर भी जाएगा, ये फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज क्या हो रहा है इसमें Q से QM से माइनस QM से प्लस QM, माइनस QM से प्लस QM, चार्ज इसमें क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। करंट देखिए इसमें क्या, पहले जीरो था, फिर करंट आई आया, फिर IM आया, फिर आई आया, फिर जीरो आया करंट, तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं, हियर वी सी दैट वी आर कंपेयरिंग LC oscillation with स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम से क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं। इन स्प्रिंग मास सिस्टम देयर इज potential energy and kinetic energy of the mass attached to spring। ठीक है, अब देखिए when the spring is stretched then potential energy PE लिखते हैं आप, समझिएगा, potential energy is maximum, P is equal to क्या हो जाएगा 1/2 KA²।
where when the inductor is when the mass is at mean position, then there is maximum kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है 1/2 m v max का स्क्वायर. ठीक है. So the inductor capacitor system is compared with spring mass system where electrical energy of capacitor acts as potential energy and magnetic energy of inductor act as kinetic energy. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ रहा है. अब देखिए इसमें लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले. When the circuit of LC is completed, charge starts decreasing in the circuit. ठीक है. And the inductor starts to get चार्ज्ड. ठीक है. तो इंडक्टर स्टार्ट हो जाता है चार्ज करने के लिए. आफ्टर द इंडक्टर गेट्स फुल चार्ज्ड. ठीक है. द इट स्टार्ट्स टू charge the capacitor. We start to charge the uncharged capacitor. वो कैपेसिटर क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है. उसी को फिर क्या करता है, ये चार्ज करता है, अनचार्ज कैपेसिटर. So the whole process works. ठीक है. समझ में बात आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं. तो इसमें एक चीज और लिख देते हैं. Here both charge on capacitor and current in the circuit is changing or ऑसिलेटिंग. ठीक है. तो चार्ज और करंट जो दोनों क्या हो रहा है, इसमें चेंज कर रहा है. ठीक है. ऑसिलेट कर रहा है. तो इस तरह से ये इक्वेशन इसका हो जाएगा. चलिए इसको यहां तक उतारिए. ये चीज हो गया आपका कि कैसे हो रहा है, इसमें आपको पता चल गया है. अब इसको हम मिटाएंगे. चलिए तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. चलिए तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम.
डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, सही बात आ रहा है। तो यहां पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हेयर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये m माइनस dv बाई dt हो जाता था, और ये जो m जो होता था माइनस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। नहीं तो ऐसे समझिए इसको, m माइनस डी बाई डी एक्स, अब भी को भी dx बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इसको उतारिए पहले। फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर इसको लिखते हैं मैकेनिकल सिस्टम और इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो फॉर मैकेनिकल सिस्टम ये आया आपका। फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ईएमएफ जो होता है जो इस सर्किट में होगा वो क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, वही ना होता है। वो इंडक्टर के कारण जो नेगेटिव ईएमएफ होता है उसका वैल्यू हम लिख दिए। और ये जो माइनस एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग above equation we see that m is equivalent to inductor। ठीक है, m क्या है, equivalent to inductor है। here inductor opposes the flow of current, similarly mass opposes the acceleration। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या करता है, अपोज करता है। मतलब मास से क्या होता है, मास से एक्सीलरेशन तो आता है, अभी मास नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि मास क्या है कि ज्यादा मास रहेगा तो उसको एक्सीलरेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि मास के कारण एक्सीलरेशन में भी दिक्कत होता है और इंडक्टर के कारण आपका ये जो आपका क्या होता है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर में भी आपको दिक्कत, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो करंट जो है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्चुअली में क्या है, डी आई बाई डी टी ना है। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो करंट है उसमें दिक्कत करता है एल, यानी कि सेल्फ इंडक्टर। ठीक है, और इसमें क्या करता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन ना है, तो इसमें मास दिक्कत करता है। तो मास दिक्कत करता है एक्सेलरेशन में, और इंडक्टर क्या करता है, करंट को फ्लो करने में दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से कंपैरिजन कर करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, वी हैव ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। ये किसका हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम का, और ये किसका हो गया, आपका एसी ऑक्सीलेशन वाला आपका हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब इसमें कंपेयर करेंगे तो हमको पता है L इज इक्विवेलेंट टू मास है आपका, तो जो C जो आपका है वो इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, 1 बाई के के हो जाएगा। 1 बाई के C की जगह तो हम लोग 1 बाई के और L की जगह M लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, K ऊपर चल जाएगा, रूट अंडर K बाई M हो जाएगा। Here we see that capacitance C is, देखिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कभी नहीं लिखते हैं, इसको एनालॉगस लिखते हैं कि एनालॉगस टू 1 बाई के। ठीक है, चलिए इसको पहले यहां लिखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो
is analogous to 1 by c। अब देखिए k is f by x होता है, ठीक है। So k tells us that force required for unit displacement, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितना फोर्स चाहिए एक यूनिट लेंथ के लिए, वही के बता रहा है। और इसमें जो है 1 बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई क्यू, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या, q इज इक्वल टू सी भी होता था ना, याद है ना आपको। तो 1 बाई सी इज इक्वल टू v बाई क्यू होगा ना, ठीक है। तो उसी से लिख दिए 1 बाई सी इज इक्वल टू v बाई क्यू, काहे कि ऐसे लिख दिए q इज इक्वल टू सी भी, ऐसा होता है। तो 1 बाई सी इज इक्वल टू v बाई क्यू। सो 1 बाई सी टेल्स अस दैट हाउ मच potential is required to move a unit charge, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि पोटेंशियल चाहिए चार्ज को मूव करने के लिए, फोर्स चाहिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम का किससे, एलसी ऑसिलेशन से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। तो इस कंपेयर में हम लोग क्या किए कि पहले ईएमएफ को फोर्स से कंपेयर कर दिए, और ओमेगा इसमें जो हम लोग किसको किए, के को हम लोग 1 बाई सी से कंपेयर कर दिए, ठीक है। और एल को हम लोग मास से कंपेयर किए थे, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करके इसके बारे में लिखे हैं कि किस कैसे ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, हो गया ये। द अबव, इन द अबव LC oscillation, in the above LC oscillation we see that charge and current is oscillating without any appreciable loss। विद अप्रिसिएबल लॉस के ये क्या हो रहा है, चार्ज और करंट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। बट इन रियल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। जितना चार्ज पहले था, जितना करंट पहले था, वो बार बार आते जा रहा है, इसमें दिखाया गया है ऐसा, ठीक है। हम बता दें कि पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव, फिर बाद में नीचे पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव ऊपर, ठीक है। तो चार्ज में बर्बादी और करंट में बर्बादी कहीं तो दिखाया नहीं गया, लेकिन रियल में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। होता क्या है कि इंडक्टर का जो वायर होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें वायर में रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, धीरे धीरे करते करते वो क्या करेगा कि आपका जो चार्ज और करंट का वैल्यू को क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म करते जाएगा। तो जो ऑसिलेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्लो होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी चार्ज और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है कि हम इसको लगा दिए एनी टाइम ये चार्ज डिस्चार्ज होते जा रहा है अपने आप, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। बट इन रियल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। We have seen that capacitor and inductor is charging and discharging all the time when the inductor and capacitor is connected. Inductor and capacitor is connected, ठीक है। So this is not possible mainly
बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन, दो मेन रीजन होता है. फर्स्ट रीजन इज दैट the charge on the inductor will the inductor wire will have resistance which will decrease the oscillation and finally the oscillation will get diminished, मतलब खत्म हो जाएगा. If the inductor is of zero resistance, then also the power loss will take place from wire and capacitor plate and finally the oscillation of charge and capacitor, oscillation of charge and current will diminished. ठीक है, तो कोई भी कारण से ये क्या होगा कि आपका बचा हुआ नहीं रहेगा, ये खत्म हो ही जाएगा. ठीक है, चलिए तो एलसी ऑसिलेशन आपका खत्म हो चुका है. क्वेश्चन है सो दैट in the free oscillation of an LC circuit, the sum of energies stored in the capacitor, in the capacitor and the inductor is constant in time. देखिए एनर्जी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, रियल लाइफ में बताएंगे कि नहीं देगा बर्बाद होते चले जाएगा. ठीक है, लेकिन फ्री ऑसिलेशन है तो मान के चलिए कि अभी हम ऐसा मान ले रहे हैं अभी. ठीक है, कि आपका एनर्जी आपका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो आपको बताने का है वो कितना एनर्जी आपका स्टोर रहता है. ठीक है, चलिए इसको बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए. देखिए फ्री ऑसिलेशन है तो ये जो आपका क्या कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा. ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. ओमेगा नॉट जो है उसका 1/√LC. ठीक है, तो 1/√LC हो गया. ठीक है, ये फिक्स रहेगा. यही ना बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो फ्री ऑसिलेशन जो आपका फ्री ऑसिलेशन है यानी कि ये जो ऑसिलेशन है वो आपका कांस्टेंट रहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गया. अब देखिए चार्ज Q is given by Q is equal to QM cos ओमेगा नॉट T. ठीक है, Q का वैल्यू क्या होगा, QM cos ओमेगा नॉट T एंड करंट I is given by I is equal to क्या होता है,
माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यही ना हुआ था जिसको I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी भी लिखे थे, तो उसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो हम लोग लिखते हैं द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। यही हम लोग देखे हैं, तो 1/2 क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाई सी हो गया। अच्छा, द एनर्जी ऑफ इंडक्टर 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर, तो 1/2 और L और I का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC है ना, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो 1/LC लिखेंगे 1/2 L क्यू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह 1/LC लिख देते हैं, 1/LC। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, L कट गया, तो ये क्या बच गया 1/2, ठीक है। L कट गया, तो ये क्या बचा 1/2 क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाई सी। ये आपका एनर्जी ऑफ द इंडक्टर हो गया। तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, यूई से लिखेंगे, और इसको किससे लिखेंगे, यूबी से लिखेंगे, ठीक है। इसलिए टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का बात कर रहा है, सम ऑफ एनर्जी, इसीलिए सम ऑफ एनर्जी यूई प्लस यूबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाई सी प्लस 1/2 क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो ये क्या हो गया क्यू एम स्क्वायर बाई 2c, टोटल एनर्जी U टोटल। तो ये जो U टोटल है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो यही ना पूछ रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम, एंड टाइम बढ़ेगा भी, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द टोटल एनर्जी ऑफ LC सर्किट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए इसको उतार दिए, हो गया। चलिए अब टॉपिक आ जाएंगे ट्रांसफार्मर। क्या होता है ट्रांसफार्मर, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। ट्रांसफार्मर is a device in which the value of alternating voltage is decreased or increased, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देयर इज ए दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के हेल्प से हम लोग ऐसा करते हैं।
म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ गया, तो दो कॉइल होगा। सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल में काम चल जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात कर रहे हैं, दो कॉइल का बात हो रहा है यहाँ पे। देयर इज ए प्राइमरी ऑफ NP टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ NS टर्न्स। ठीक है, एक NP टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा क्या है, NS टर्न। These two coils are attached to a single limb or attached separately to different limb। ठीक है, चलिए अब फिगर का आवश्यकता है, एक फिगर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये फिगर हम फिर बाद में मिटा देंगे तुरंत, इस फिगर को बना लीजिएगा। सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉइल ऐसे लगा दिया गया, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही लगा देते हैं। ये प्राइमरी कॉइल हो गया। और ये जो हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल होगा। सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल। तो दोनों तरह से हो सकता है, ऐसे भी लगा रहेगा, ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। अब इस फिगर को मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो या तो साथ लगा सकते हैं या अलग लगा सकते हैं। द टू कॉइल्स आर insulated from each other if connected in one limb। ठीक है, it is also insulated from the limb। ठीक है, उससे भी इंसुलेट कर दिया गया। The primary coil is called as
input coil and the secondary coil is called as output coil. उसको आउटपुट कॉइल कहेंगे हम लोग, ठीक है। इज प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल, सेकेंडरी कॉइल आउटपुट कॉइल आपका बन गया। द current is given to the input coil induces EMF in the induces the alternating current given to the input coil induces magnetic flux alternating magnetic flux produce alternating magnetic flux and induces EMF in the secondary coil, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो बना रहा है वो क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट करेगा, उससे फिर उसमें करंट आएगा। सो the same flux phi is attached to both the coil. ये जो phi जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो प्राइमरी कॉइल पे भी काम कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल पे भी काम कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्लक्स कौन बना रहा है, इनपुट जो कॉइल है ना, वो एक्चुअली वो फ्लक्स बना रहा है, तो वो फ्लक्स उस पे भी समान रूप से काम करेगा, सेकेंडरी कॉइल पे भी और प्राइमरी कॉइल पे भी समान रूप से काम करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स होगा इज अटैच टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी coil. We have assumed an ideal ट्रांसफार्मर, हम लोग ट्रांसफार्मर को आइडियल ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है, कि जब उसमें वोल्टेज कहीं से बना है और उसके बाद जो करंट आया है तो उसमें कोई भी एप्रिसिएबल लॉस नहीं हुआ है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर माने हम लोग। We have assumed an ideal transformer in which its resistance is considered as negligible, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चले हैं। चलिए अब क्या होगा, the induced EMF in the secondary coil depends upon the number of turns of secondary coil. So ES EMF जो सेकेंडरी कॉइल में आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस NS डी फाई बाई डी टी, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए, फिर मेरा मिटाएंगे। मेरे पास ES इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस NS डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अच्छा ये डी फाई बाई डी टी जो है ना, एक टर्न के लिए माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न NS है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, तो टोटल जो ईएमएफ जो जनरेट होगा माइनस NS डी फाई बाई डी टी होगा। दिस इज बिकॉज for single turns in secondary coil, the net EMF will be d phi by dt. So
for ns turns total EMF is equal to minus ns d phi by dt। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लक्स का जो चेंज है वो प्राइमरी कॉइल से भी अटैच है। दिस फ्लक्स चेंज विल also induce EMF in primary। ठीक है। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NP d phi by dt। ठीक है। तो देखिए ये जो EP होगा प्राइमरी में, ये प्राइमरी का वोल्टेज के बराबर ही होगा। ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो, फ्लक्स के जो ये फ्लक्स जो बना रहा है उसके कारण इस पे EMF जनरेट हो जाए तो होगा क्या कि इसका तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो उसको इस तरह से इसका डिजाइन होता है कि ये जो आपका जो प्राइमरी कॉइल है आपका, उसमें जो आपका जो उसका ये वोल्टेज है ना, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी कॉइल के बराबर हो जाए और ये जो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। हियर EP is equal to VP potential difference of primary coil। ES is equal to VS potential difference of secondary coil। ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल का हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल का हो गया। ठीक है। चलिए तो इसको उतारिए यहां तक। आप देखिए मेरे पास क्या है, इसलिए हम इसको डी फाई बाई डी टी दोनों में बराबर है ना, इसलिए VP VS इज इक्वल टू माइनस NS डी फाई बाई डी टी और VP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी। इसीलिए VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP, ऐसा हो गया। ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में एक रिलेशन आ गया। तो इसमें लिखेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। चलिए अब इसमें हम तीन चीज एज्यूम किए हैं, उस तीनों एजम्पशन को भी लिख लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग एजम्पशन को लिखेंगे, पहले इसको मिटा दिया जाए। ये VS बाई VP हो गया ना, VS बाई VP इसको लिखिएगा। Here we have assumed three assumptions. First, the primary current and resistance is small। ठीक है। प्राइमरी करंट और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल माने हैं। दूसरा क्या माने हैं, द फ्लक्स इज लिंक्ड विथ ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ऑल फ्लक्स में तो कुछ फ्लक्स तो बर्बाद भी हो जाएगा ना, तो ये एक्चुअली में पूरा फ्लक्स तो जो लिंक हो रहा है वो पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी का में तो नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। तो कुछ फ्लक्स जो होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर भी होगा, तो ये लेकिन हम लोग ऐसा आइडियल मान लिए हैं, लेकिन ऐसा आइडियल में संभव नहीं है। और द सेकेंडरी कॉइल को भी हम लोग क्या माने हैं, इसमें स्मॉल माने हैं। तो सेकेंडरी कॉइल का करंट को बहुत स्मॉल माने हैं।
करंट इज ऑल्सो स्मॉल। ठीक है, ये तीनों एजम्पशन किए हैं तब हम लोग माने हैं VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया। अब द आइडियल ट्रांसफार्मर इज, द ट्रांसफार्मर आइडिया नहीं, इसमें लिखते हैं द ट्रांसफार्मर is never 100% efficient, but it is nearly 95% efficient. But for approximation, we consider that transformer is 100% efficient। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि 100% एफिशिएंट है, तो इसमें लिखते हैं द इनपुट पावर इन ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका लिख देंगे आई भी, मतलब IP VP इज इक्वल टू IS VS। VI लिखते हैं ना, करंट और वोल्टेज, तो IP VP इज इक्वल टू IS VS। तो ये मेरे पास आ गया VS बाई VP इज इक्वल टू क्या आ गया, VS बाई VP, तो IP बाई IS आ गया। ठीक है, तो हम लोग के पास एक इक्वेशन ये भी हो गया, IP बाई IS इज इक्वल टू VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP। ऐसा मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, दोनों को मिला दिया गया तब। ठीक है, चलिए अब हमको करना क्या है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और यहां पे लिखेंगे एक चीज पहले, हेयर IS का वैल्यू, VS का वैल्यू कितना है, VS का वैल्यू है NS बाई NP इंटू VP। ठीक है, इस इक्वेशन से, और IS का वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, NP बाई NS और इंटू IP। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं IS इज इक्वल टू NP बाई NS इंटू IP, ये लिख दिए। चलिए इसको पूरा मिटा दिया जाए। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, when number of turns of secondary coil is greater than primary coil, then voltage of secondary will be stepped up or increase. This type of transformer is called as stepped up ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। Here NS is greater than NP, so VS is greater than VP। ठीक है, उस इक्वेशन से from 1
so IS will be greater than NP from 2, mean in step up transformer current will increase, voltage will increase, but अच्छा इसमें IS लिख दिए ना, देखिए इसमें क्या होगा, IP is स्मॉलर देन, क्या बोल रहे हैं, IP जो आपका हो गया वो ग्रेटर देन IS हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, जबकि वोल्टेज क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। तो देखिए VS बढ़ गया लेकिन करंट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। बट वोल्टेज विल इंक्रीज बट करंट IS विल डिक्रीज। समझ में बात आ रहा है कि वोल्टेज इंक्रीज करेगा और करंट डिक्रीज कर जाएगा। लेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ NP is equal to 100, NS is equal to 200। प्राइमरी में 100 कॉइल है, मतलब 100 टर्न है, और NS में 200 टर्न है। देन 100 कॉइल, हाँ, इफ voltage of 220 volt and current of 10 ampere is given, then वोल्टेज 220 वोल्ट का और करंट को 10 एम्पेयर दिया जा रहा है, तब क्या होगा। देखिए वोल्टेज का वैल्यू क्या है, ये क्या है, VP है, प्राइमरी है, ये IP है आपका। तो हम लोग करते हैं NS बाई NP का वैल्यू कितना हो गया, 200 बाई 100 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन इसमें करना है फाइंड आउट, क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड आउट द सेकेंडरी वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, ये आपको निकालने का है। तो NS बाई NP का वैल्यू तो 2 हो गया आपके पास, ठीक है, NS बाई NP। अच्छा, VP का वैल्यू है 220 वोल्ट और IP का वैल्यू जो है वो क्या है आपका 10 एम्पेयर है, ठीक है। समझ बात आ रहा है। तो हमको निकालना है VS और IS निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, VS के लिए मेरे पास क्या है, NS बाई NP इंटू VP। तो VS इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यहां करते हैं हम लोग, VS इज इक्वल टू क्या, NS बाई NP का वैल्यू 2 डालेंगे और VP का वैल्यू डाल देंगे 220, तो ये 440 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का निकल गया, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज VS एंड IS, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, करंट के लिए IS इज इक्वल टू NP बाई NS इंटू IP है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, IS इक्वल टू NP बाई NS, इसका उल्टा हो गया, तो 1/2 और IP का वैल्यू कितना है 10 एम्पेयर, यानी कि 5 एम्पेयर। तो यहां लिखेंगे सबसे नीचे में, सो द आउटपुट वोल्टेज विल बी 440 वोल्ट एंड आउटपुट करंट जो आपका होगा इज 5 एम्पेयर, ठीक है। यानी कि 220 वोल्ट और 10 एम्पेयर का हम करंट भेज रहे हैं, तो वो 440 वोल्ट हो जा रहा है और 5 एम्पेयर करंट में तब्दील हो जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसमें वोल्टेज बढ़ा है 220 से 440, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो लिखते हैं, बस वही है, उल्टा है इसका, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
the voltage is stepped down, ब्रैकेट में decreased, then step down, the voltage is step down, so the ट्रांसफार्मर में, इसमें और लिखते हैं, and the current is increased, and the current is increased, then it is called as stepped down ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कहेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हेयर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एनपी, number of turns of primary coil is greater than secondary coil। ठीक है, इसीलिए Vs is equal to Ns by Np into Vp। तो Vs जो होगा Ns by Np का जो वैल्यू क्या होगा, सेकेंडरी का कॉइल का क्या होता है, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलर देन 1 हो गया, तो Vs स्मॉलर देन Vp। ठीक है, चूंकि Ns by Ns इज स्मॉलर देन Np और Ns by Np इज स्मॉलर देन 1, ऐसा था, इसीलिए स्मॉलर देन 1 वाला ये चीज था, तो इसीलिए ये घटा, ये इस कारण से जो सेकेंडरी जो वोल्टेज जो होता है वो प्राइमरी वोल्टेज से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज डिक्रीज किया ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, एंड करंट Is is greater than Ip as Ns by Np, Np by Ns is greater than 1। ठीक है, Ns by Np स्मॉलर देन 1, तो Np by Ns ग्रेटर देन 1 हो गया, इसी कारण से Is is greater than Ip हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट खत्म हो गया। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे। यहां हम लोग लिखते हैं द ट्रांसफार्मर is never 100% efficient। ठीक है, वो कभी 100% efficient नहीं होता है। There is always power loss in the transformer। ठीक है, some points are given which discuss the cause of power loss। ठीक है, तो पहला जो है पॉइंट वो है फ्लक्स लीकेज का। फ्लक्स लीकेज, जो फ्लक्स बोल रहा है ना कि सिर्फ यही दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अपने में कर रहा है, ये फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज फ्लक्स लीकेज in the transformer because of poor design of core, or there is a energy gap
there is an air gap in the binding of the coil. ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, फ्लक्स लीकेज हो जाता है. दिस इज प्रिवेंटेड, इसका प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है, दिस इज प्रिवेंटेड बाय coil, this is prevented by binding the coil one over the other. तो वन ओवर द अदर एक लिंक में हम लोग करते थे, मतलब इस कारण से ऐसे इसको किया ताकि फ्लक्स लीकेज इसमें सबसे कम होगा. ठीक है, चलिए दूसरा जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल से भी क्या होगा, पावर लॉस होगा. बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल देयर इज पावर लॉस in the coil. So for high current, जहां पे करंट हाई हो तो वहां पे उसका सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दे तो आपका क्या होगा कि लॉस जो होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा. हमको रेजिस्टेंस घटाना ना काम है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है. तो एरिया हम बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा. ठीक है, किसका, कॉइल का रेजिस्टेंस घट जाएगा जब करंट ज्यादा रहे तब. तो एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटा तार लेंगे, मोटा तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज अ पावर लॉस इन द कॉइल, सो फॉर हाई करंट वी यूज थिक वायर हुज क्रॉस sectional area A is large and hence resistance is small. और resistance का क्या होता है, small. as R is equal to रो L by A बढ़ाइएगा तो R घट जाएगा. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, एडी करंट. एडी करंट किसमें होगा, जो लूम होगा उसी में एडी करंट प्रोड्यूस होगा. ड्यू टू एडी करंट इन द सॉफ्ट आयरन कोर देयर इज एप्रिसिएबल मतलब प्रचुर मात्रा में, अच्छा क्वांटिटी में, एप्रिसिएबल एनर्जी loss. This can be prevented by laminating the core with insulating material. ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या करते हैं कि लिम को हम लोग लगा देते हैं और उसके ऊपर कॉइल को लगाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या करंट नहीं जा पाएगा किसमें, उस लिम में, और क्या होगा कि एडी करंट उसका नहीं बनाएगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा. ठीक है, लास्ट एक और पॉइंट है इसमें, हिस्टेरिसिस लॉस. ड्यू टू alternating current there is continuously changing of magnetic field in the core on which coil is wounded. So magnetic material
is recommended so that its hysteresis loss can be minimized। ठीक है, तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता था जो किसी मटेरियल के अंदर में, तो वो बार बार चेंज होते रहेगा, तो इससे हिस्टेरेसिस लॉस होगा। उसमें हिस्टेरेसिस कर्व भी हम लोग देखते थे हम लोग क्या होता था उसमें। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको यूज करिएगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस आपका कम होगा। ठीक है, तो ये 4 कारण है ट्रांसफार्मर का 100% एफिशिएंसी नहीं होने के कारण, कुछ पावर लॉस होने के कारण। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए, बस 1-2 लाइन और लिखाएंगे, ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा। इसमें लिखते हैं व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर का यूज होता है, तो उसका क्या रोल है इसमें, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है, इन द पावर स्टेशन वेयर पावर is produced, then the power is transmitted to long distance with the help of wire, with the help of wire। ठीक है, वायर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग पावर को भेजते हैं। द वायर हैव रेजिस्टेंस एंड सो देयर विल बी पावर लॉस एज P is equal to I square R। ठीक है, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वेयर R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और I क्या हो गया, करंट इन द वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हो गया। अब देखिए, इफ द in the power station the stepped up transformer is used so that voltage क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, but current I is decreased so that power loss can be minimized। और so that power loss को हम लोग क्या करें, मिनिमाइज कर सके, इसीलिए करंट को हमको डिक्रीज करना है। तो ये कैसे करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करके। और ये तब करेंगे हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, स्टेप्ड अप ट्रांसफार्मर से ही करेंगे कि वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। When it comes to कहां आता है, कलेक्टिंग पावर स्टेशन। ठीक है, पावर स्टेशन मतलब समझ रहे हैं, पावर जहां पे जनरेट हुआ है कल, और उसके बाद कहीं ना कहीं आएगा, सबका सब पावर कहां पे आएगा, एक जगह जाकर जमा होता है, वहां से सबको फिर ट्रांसफर किया जाता है। When it comes to collection power station, here from there it comes to our home with the help of
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब क्या किया, जब स्टेप अप कर दिया है तो अब तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेयर वोल्टेज इज डिक्रीज्ड टू 220 वोल्ट एंड करंट इज वोल्टेज इज डिक्रीज टू 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को वोल्टेज डिक्रीज करके 220 वोल्ट पर दे दिया जाता है करंट को। ठीक है, करंट हम लोग पास आता है, लेकिन उसका वोल्टेज क्या रहता है, 220 वोल्ट आता है। When voltage decrease to 220 वोल्ट, नहीं तो चाहिएगा तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, एंड विथ करंट। ठीक है, तो ये करंट भी आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा, जहां पे बिजली बन रहा है तो वहां पे हम लोग स्टेप अप कर देंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तार से हम लोग को करंट को पहुंचाना है बहुत दूर दूर। मान लीजिए यहाँ का बिजली बन रहा हो बहुत दूर, मान लीजिए बन रहा हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बिजली बन रहा है, बाढ़ जैसा इलाका है ना, यहाँ पे एनटीपीसी है, तो वहां पे बिजली बन रहा है, कोयला के हेल्प से वहां पे बिजली बनता है। तो वहां पे बिजली बनने के बाद फिर क्या हुआ कि वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से वो पटना का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले आया, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मान लीजिए हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर होगा, तो वहां से आते आते मेरे घर तक आते आते उसका वोल्टेज को क्या करना है, डिक्रीज करना है यार। तो डिक्रीज किससे करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से करंट को क्या किया, उसका वोल्टेज को क्या किया गया, डिक्रीज कर दिया गया। अब 220 वोल्ट पे हमको वोल्टेज को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है। चलिए इसको उतारिए, हो गया।